देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सामने मौजूद, जहां पे चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल आपको बताएंगे दोस्तों कि आखिर कौन लोग एसआईआर करा रहे हैं। जैसा इस मामले पर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई दोस्तों, वैसे ही कई सारे संघियों को पकड़ा गया है। आपको बता दें कि जैसे ही संघियों को पकड़ा गया दोस्तों, उसके बाद डीएम से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों ने अपनी गलती मानी है। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, कैसे एसआईआर में घुस आए थे आरएसएस के लोग, और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर कौन से मंत्री ने बोला कि अगर एसआईआर करने के लिए बीएलओ घर पर आए तो उनको बंद करके रख दो। बताएंगे नया विवाद खड़ा हुआ है दोस्तों। इसी के साथ में कर्नाटक के अंदर मुख्यमंत्री के पोस्ट को लेकर चल रही दावेदारी के बीच में एक और बड़े कांग्रेस पार्टी के नेता ने खुद की दावेदारी कर दी है दोस्तों। इसी के साथ में बताएंगे ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को क्यों नया चिट्ठी लिखा है दोस्तों, क्या है इसके पीछे बड़ा कारण, और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया के लिए 12 राज्यों के अंदर लगातार जांच पड़ताल चल रहा है, लेकिन इसमें बड़ी संख्या में आरएसएस के लोग घुस चुके हैं और जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक सही से नहीं हो पाएगा एसआईआर। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर एसआईआर जिसका पूरा मतलब होता है विशेष गहन पुनरीक्षण, जो एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों जिसके तहत भारत निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग के द्वारा मतदाताओं की सूची का डोर टू डोर सत्यापन किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि वोटर सही है या नहीं है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को सटीक और गलती के बिना मतदाता सूची तैयार करना है दोस्तों। इस प्रक्रिया में बूथ स्तर के अधिकारी लगाए जाते हैं यानी बीएलओ लगाए जाते हैं, जो घर घर जाते हैं और मतदाताओं की जानकारी इकट्ठा करते हैं दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहले चरण के अंदर बिहार के अंदर एसआईआर कराया गया दोस्तों, जिसके बाद बिहार चुनाव के नतीजों के बाद एसआईआर पहले से ही कई सारे सवालों के घेरे में है। फिर एसआईआर 2.0 यानी दूसरे तरीके की एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई गई दोस्तों, जिसके तहत लगभग 12 राज्यों के अंदर एसआईआर करवाया जा रहा है, जिसमें एक राज्य मध्य प्रदेश भी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है दोस्तों। और यहां से एक ऐसा मामला सामने आया है, सनसनीखेज मामला, जिससे कई सारे लोगों के होश उड़ गए हैं दोस्तों कि किस स्तर पर बीएलओ की जगह पर आरएसएस के लोगों को घुसाया जा रहा है ताकि वोटर यानी मतदाताओं के अधिकार के साथ में खिलवाड़ किया जाए दोस्तों। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के अंदर जारी मतगणना सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर में सोमवार को एक बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई दोस्तों। यहां पर बीजेपी और उसके पैतृक संगठन आरएसएस से जुड़े हुए कई सारे लोगों को बूथ स्तरीय अधिकारी यानी बीएलओ के सहयोगी के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। इसका खुलासा होने के बाद प्रशासन भी सवालों के घेरे में आ गया दोस्तों। दरअसल कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से कई सारे गंभीर सवाल खड़े किए दोस्तों। जीतू पटवारी ने चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए और एसआईआर कराए जाने को लेकर सवाल उठाते हुए बोला कि चुनाव आयोग के बाद अब प्रशासन भी सत्ता और संगठन की खुली कठपुतली की तरह नाचता हुआ दिखाई दे रहा है। दतिया कलेक्टर ने एसआईआर के नाम पर बीएलओ के सहयोगी बनाकर जो आधिकारिक आदेश जारी किया है, उसमें पूर्व मंडल के अध्यक्ष सहित कई बीजेपी पदाधिकारियों की नियुक्ति सत्ता के दबाव में सबसे बेहूदी मिसाल है। जितेंद्र पटवारी यानी जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार एसआईआर को संवैधानिक प्रक्रिया बताती है, लेकिन असलियत में हर संवैधानिक व्यवस्था को बीजेपी पार्टी के एजेंडे के रूप में लागू करने पर जुट जाती है और उसे पार्टी का एजेंडा लागू करने का एक साधन बना देती है। एसआईआर को बीजेपी के रंग में रंगने की कोशिश की गई, लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा है। बीजेपी की इस चाल को कांग्रेस कामयाब नहीं होने देगी। और इसके बाद दोस्तों एसआईआर को लेकर जो बीएलओ की लिस्ट है वो जारी की गई और इस लिस्ट में कई सारे नाम है। एक नरेंद्र पटेल का नाम है दोस्तों, जो आरएसएस और बीजेपी से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम बताया गया भरत राजोड़िया अध्यक्ष, जो बीएलओ के साथ में नियुक्त किया गया दोस्तों। ऐसे ही मनीष मिश्रा अध्यक्ष बड़ौनी और बोबी राजा बुंदेला सचिव को जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है उसको भी जिम्मेदारी दी गई, यानी सरकारी अधिकारी का काम है दोस्तों। लेकिन साथ में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों को सहयोगी के रूप में सूची में नाम जोड़ा गया। कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई ने उठाए सवाल के बाद अब जिला प्रशासन इस मामले को लेकर पूरी तरीके से हिल गया है दोस्तों। जिला प्रशासन ने इस मामले पर जानकारी दी है और बयान जारी करते हुए कहा है कि 3 लोगों के नाम बीएलओ की सूची में आ गए थे। उन्होंने पीटीआई से कहा कि आदेश मैंने जारी नहीं किया, इसे दतिया विधानसभा के एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की ओर से जारी किया गया। उन्होंने अधिकारियों से सूची ली थी और उसमें 3 नाम गलत आए हैं। अधिकारी ने बताया कि उन्होंने एसडीएम को नोटिस जारी करते हुए और इस मामले पर जांच शुरू कर दी है। इन लोगों को हटाया जा रहा है। सहायक बनाने के लिए अलग अलग विभाग ने नाम भेजे थे, जिसमें से 3 नाम सामने आए हैं। हमारा इरादा बिल्कुल भी दुर्भावनापूर्ण नहीं था, अधिकारी का भी ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन इस पर जांच पड़ताल की जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों अब डीएम साहब यहां पर स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ गया और जिस बात का अंदेशा जताया जा रहा था दोस्तों बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। इसके बाद विपक्ष पूरे मामले पर जोरदार तरीके से भड़का हुआ है। अगर आप भी मानते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया में आरएसएस और भाजपा के लोगों के शामिल होने का मतलब ही गंभीर सवालों का जन्म देना है दोस्तों, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर
एसआईआर को लेकर जारी विवाद के बीच में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का एक विवादित बयान सामने आया है। दोस्तों, उन्होंने राजनीतिक हलचलें तेज कर दी है। आपको बता दें कि नारायणपुर के बोरवा गांव के अंदर आयोजित सरकार द्वारा कार्यक्रम सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान भाषण देते हुए बयान देते हुए एसआईआर किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। इरफान अंसारी ने इस बयान को देते हुए इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने जो बयान दिया उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वहीं पर सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने इस मामले पर जमताड़ा उपायुक्त से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। दोस्तों, यानी मंत्री के बयान के ऊपर चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है। दरअसल मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि एसआईआर राज्य में आदिवासी और मूल निवासी समाज के खिलाफ है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि यदि कोई अधिकारी एसआईआर के नाम पर उनके घर पर आता है या फिर उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश करता है तो उसे घर में बंद कर दो और मुझको सूचना दे दो। यानी पूरी तरीके से दोस्तों तत्परता से कार्रवाई की मांग की जा रही है। कुल मिलाकर इस मामले को विवादित बताते हुए अब प्रशासन से रिपोर्ट मांगी जा रही है। दोस्तों, क्या चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा और क्या इरफान अंसारी ने जो बयान दिया है उसमें इतना ज्यादा गलत है कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? क्या आपकी राय है? लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की चुनाव व्यवस्था से जुड़े 2 प्रस्तावों पर आपत्ति जताई है। दोस्तों, इसमें डेटा एंट्री का काम निजी कंपनी को देने और प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के अंदर पोलिंग स्टेशन बनाए जाने का सुझाव शामिल है। उन्होंने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेटर लिखते हुए राज्य में चुनाव अधिकारी सीईओ द्वारा जारी उस प्रस्ताव पर सवाल उठाया है जिसमें 1 साल के लिए 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और 50 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को बाहर से रखने की बात कही गई है। ममता बनर्जी ने पत्र में लिखा है कि ये दोनों सुझाव जोखिम भरे हैं, चुनाव की व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं, इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग से इन दोनों मामलों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की अपील की ताकि आयोग की साख बनी रहे। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी लगातार एक के बाद एक चिट्ठियां लिख रही है, चुनाव आयोग की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, तो ये भी एक तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर एक मुख्यमंत्री अपनी चिंता जाहिर कर रहा है तो उस पर जवाब जरूर देना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जब डिस्कशन होगा तभी तो चुनाव आयोग पर विश्वास लोगों का बढ़ेगा, अगर चुनाव आयोग जवाब नहीं देगा तो फिर कैसे बात बनेगी? 2 शब्द जरूर लिख कर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 25 नवंबर को अयोध्या पहुंच रहे हैं दोस्तों, जहां पर राम मंदिर पर ध्वजारोहण करने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इसके लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें सबसे अधिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को आमंत्रित किया गया है। दोस्तों, तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सौभाग्य बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राम मंदिर के ध्वजारोहण पर तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सौभाग्य है कि वो राम मंदिर आ रहे हैं। साथ साथ आगे कहते हैं कि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी अखिलेश यादव का दुर्भाग्य है कि वे लोग राम मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं आ रहे हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा कि बिहार की जनता जातिवादी से ऊपर उठ गई है, जातिवाद से ऊपर उठ गई है। उन्होंने इसके बाद एक ऐसा बयान दे दिया दोस्तों जिससे पता चल रहा है कि ये जो कार्यक्रम कराया जा रहा है इसमें दलित समाज के लोगों का अपमान किया गया है। दरअसल दोस्तों, जो व्यक्ति राम भद्राचार्य इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में दोस्तों, वे कहते हैं कि हमको SC/ST एक्ट को खत्म कर देना चाहिए, यानी दलित समाज के लोगों के सुरक्षा के लिए जो कानून SC/ST कानून बनाया गया है उसको रद्द कर देना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि ये बयान उस वक्त आया है जब अयोध्या से ही पिछली बार 2024 के चुनाव में सांसद बने एक दलित समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद को इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया है दोस्तों, यानी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते अयोध्या के ही सांसद को राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, जिसे लेकर अवधेश प्रसाद ने नाराजगी भी जताई है और कहा है कि मैं पैदल चला जाऊंगा। कुल मिलाकर दोस्तों, दलित समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद का एक बार फिर से अपमान किया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं दलित समाज के लोगों को मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी उनके एक सांसद का सम्मान नहीं कर रही है, तो वो समाज के अन्य लोगों का क्या सम्मान करेगी? तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। उसके बाद अब SC/ST एक्ट को खत्म करने का बयान उस व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा है जो अब ध्वजारोहण के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, यानी राम भद्राचार्य। दोस्तों, 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें भारत के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो 24 घंटे 7 दिन केवल एक बात पर काम करते हैं कि कैसे देश का माहौल खराब किया जाए, कैसे आपस में भाईचारा को बिगाड़ा जाए। ऐसे ही एक व्यक्ति है, अपने आप को महामंडलेश्वर बताने वाला यति नरसिंहानंद। दोस्तों, यति नरसिंहानंद गाजियाबाद से प्रधानमंत्री आवास यानी नरेंद्र मोदी के घर की ओर रवाना होता है दोस्तों, लेकिन उसे रास्ते में ही गाजियाबाद पुलिस की ओर से डासना देवी मंदिर में रोक दिया जाता है। इस पर यति नरसिंहानंद कहता है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक ही राष्ट्रपति है जो मृत्यु दंड की सजा पाए अपराधी अफजल गुरु के परिवार वालों से मिला और
इसके बाद अब्दुल कलाम जी का नाम लिया जाता है दोस्तों। दावा किया जाता है कि अब्दुल कलाम सम्मानजनक व्यक्ति नहीं है, यानी भारत के अंदर जो सारे समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग एकजुट होकर ये मानते हैं कि भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जैसा कोई नहीं हो सकता। वो सबसे ज्यादा बड़े, सबसे ज्यादा पॉपुलर और लोगों के दिलों में राज करने वाले एक साइंटिस्ट थे दोस्तों और देश के राष्ट्रपति थे। लेकिन उनके खिलाफ भी इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं अब्दुल कलाम जी को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। इस तरीके के व्यक्ति कहीं ना कहीं समाज के अंदर हमेशा माहौल खराब करने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए जेल में रखा जाना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर केंद्र सरकार के द्वारा चंडीगढ़ के प्रशासनिक दर्जे को बदलने की तैयारी यानी 131वें संशोधन को लेकर चल रही तैयारी के बीच में शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी तीनों ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए साफ शब्दों में बोल दिया है कि अगर ये अमेंडमेंट, ये कानून, ये संशोधन लेकर आया जाता है तो फिर विरोध भी पुरजोर तरीके से होगा। मुख्यमंत्री पंजाब ने भी खुलकर बीजेपी को अल्टीमेटम दिया है और साफ तौर पर बोल दिया है कि पंजाब अपने अधिकारों को चंडीगढ़ में नहीं छोड़ेगा, यानी चंडीगढ़ पर जो सबसे ज्यादा अधिकार पंजाब का है उसको नहीं छोड़ा जाएगा। और इसके लिए चाहे बीजेपी के लोग तमाम प्रयास कर ले, बीजेपी को समझ में आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रही थी तो उसके खिलाफ एक जबरदस्त आक्रोश है लोगों के बीच में। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि यह आक्रोश और ज्यादा खुलकर सामने आएगा अगर भारतीय जनता पार्टी शीतकालीन सत्र के दौरान इस बिल को लाने की कोशिश करेगी, यानी 131वें संशोधन को लाने की कोशिश करेगी, जो काफी ज्यादा दिक्कतें पैदा करेगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, अपने लोगों तक अपडेट पहुंचाइएगा और ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, सबको पता चलेगा कि आखिर देश भर के अंदर कौन कौन से ऐसे मामले सामने आया है जिससे देश में लगातार चर्चाएं तेज है दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटका की राजनीति में एक बड़ा खेल चल रहा है दोस्तों, जमकर झोल चल रहा है राजनीति के अंदर। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के अंदर कथित तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी का एक नेता है चालवाड़ी नारायण स्वामी, वो दावा करते हैं कि माहौल कांग्रेस पार्टी के अंदर खरीद फरोख्त वाला चल रहा है। चालवाड़ी कहता है कि विधायकों को साधने के लिए 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, एक फ्लैट देने का वादा किया जा रहा है और एक कार तक का ऑफर किया जा रहा है। आरोप यह भी है कि ये सौदे विपक्ष के साथ नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी में चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने इसे बकवास बताते हुए कहा कि कांग्रेस से गंदी राजनीति का खेल नहीं खेलती है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री और जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि अगले 5-6 महीने में कर्नाटका की राजनीति में अप्रत्याशित घटनाक्रम देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों भाजपा वालों को उम्मीद है कि कर्नाटका के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा खेला होगा। हालांकि कर्नाटका में जब तक सिद्धरमैया है और जब तक डीके शिव कुमार है दोस्तों, दोनों के दोनों किसी भी मुद्दे पर अपने संगठन और विधायक को एकजुट कर सकते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि दोनों की जोड़ी कहीं ना कहीं कर्नाटका में किसी भी तरीके की सरकार गिराने के संभावना को पूरी तरीके से खारिज करते हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने खुद बीजेपी की पूरी स्ट्रेटजी की पोल खोल डाली है दोस्तों। दरअसल खबर यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को उप मुख्यमंत्री अजित पवार के उस विवादित बयान को चुनाव के रेटोरिक बताते हुए खारिज कर दिया दोस्तों, जिसमें पवार ने विकास कार्यों को लेकर फंड आवंटन को वोट मिलने से जोड़ा था दोस्तों। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने वोट चोरी होने वाले मतदाताओं को धमकी दी थी और फडणवीस ने स्पष्ट कहा कि महायुति सरकार किसी भी क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं करेगी और विकास का सभी काम होगा। आपको बता दें दोस्तों कि ये सब बोलना पड़ता है, चुनाव में ये सब बोलना पड़ता है, इन बातों का कोई अर्थ नहीं होता। यानी अजित पवार बोल रहे थे कि हम लोगों को भाषण देना पड़ता है, भाषण की कुछ ज्यादा वैल्यू होती नहीं है क्योंकि भाषण केवल बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है ताकि वोट इकट्ठा किया जाए। यानी नेता खुलकर झूठ बोलते हैं, खासकर एनडीए गठबंधन वाले इस और संकेत दे रहे हैं। अजित पवार, अगर आप भी मानते हैं कि अजित पवार बीजेपी को ही उल्टा एक्सपोज कर रहे हैं कि चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी बातें की जाती है, जानबूझकर जुमले फेंके जाते हैं क्योंकि पता है कि चुनाव के बाद तो कोई देखने नहीं आ रहा। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने कई लोगों के ऊपर, कई सारे वरिष्ठ लोगों के ऊपर एक्शन लिया है दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही कांग्रेस पार्टी ने बागी नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने विरोधी गतिविधियों में शामिल 7 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आदित्य पासवान जो पूर्व उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी सेवा दल के हैं दोस्तों, वो पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल थे। इसी तरीके से शकीलुर रहमान जो पूर्व उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के थे, उनको भी कहीं ना कहीं दूसरे पार्टी के साथ में सक्रिय देखा गया दोस्तों। राजकुमार शर्मा पूर्व अध्यक्ष किसान कांग्रेस का व्यक्ति, ये भी पार्टी के विरोध में काम कर रहा था। ऐसे ही राजकुमार राजन पूर्व अध्यक्ष प्रदेश युवा कांग्रेस, ये भी पार्टी के साथ विश्वासघात कर रहा था दोस्तों। कुंदन गुप्ता पूर्व अध्यक्ष और अति पिछड़ा वर्ग विभाग का व्यक्ति, यह भी पकड़ा गया, पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहा दोस्तों। वहीं पर श्रीमती कंचन कुमारी अध्यक्ष बांका जिला कांग्रेस कमेटी और रवि गोल्डेन के खिलाफ कार्रवाई की गई है दोस्तों। बिहार को लेकर पार्टी की ओर से अब जांच पड़ताल करनी चाहिए और अब ये जो एक्शन हो रहा है, आप लोग अगर मानते हैं दोस्तों कि इन एक्शनों को पहले
पहले ही किया जाना चाहिए था। कई सारे नेता जो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हैं और पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल है, उनका रिपोर्ट कार्ड बनाकर उनको सबसे पहले पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया और नए युवाओं को मौका दे, तब जाकर कुछ बड़े बदलाव संभव है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचाने वाली खबर सामने आई है। दोस्तों, शरद पवार एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राज्य की प्रमुख राजनीतिक ताकतों में से एक है। मुंबई में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को हराने के लिए अपने पावर गेम में सक्रिय हो गए हैं। अब शरद पवार दोस्तों इस बार उनका मुख्य लक्ष्य है मुंबई की बीएमसी यानी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देना, ताकि शिवसेना यूबीटी का प्रभाव कामयाब रहे और महाविकास अघाड़ी गठबंधन एकजुट होकर अपनी सरकार बना ले। निगम के अंदर बीएमसी के अंदर राज ठाकरे की एमएनएस को महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल कराने की लगातार कोशिश की जा रही है दोस्तों। और महागठबंधन में अगर शामिल हो जाते हैं तो फिर एक मुश्त वोट मराठा समाज का महाविकास अघाड़ी गठबंधन के पक्ष में आ सकता है दोस्तों। लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्हें लेकर असहज महसूस कर रही है, जिस पर एक अलग राउंड की चर्चा चल रही है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवाह पंचमी के मौके पर 25 नवंबर यानी आज अयोध्या में मौजूद रहेंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर के ऊपर धर्म ध्वजा का ध्वजारोहण करेंगे दोस्तों। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं, लेकिन अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को अभी तक निमंत्रण नहीं दिया गया, यानी समाजवादी पार्टी से है दोस्तों। दलित समाज के सांसद है जिन्होंने बीजेपी को आईना दिखाया था, तो कहीं ना कहीं बदला निकालने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। इस मामले में अवधेश प्रसाद सिंह ने एक बयान जारी किया है दोस्तों। अवधेश प्रसाद बयान देते हुए कहते हैं कि वंचित बिरादरी से हम लोग आते हैं। उनका दावा है कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला। आज तक से बात करते हुए फैजाबाद सीट से लोकसभा के सदस्य अवधेश प्रसाद ने कहा कि यहाँ का सांसद मैं हूँ, हमारी जन्मभूमि कर्मभूमि सभी कुछ अयोध्या है, लेकिन मुझे ही निमंत्रण नहीं दिया गया। उन्होंने कारण के सवाल पर कहा कि इसका जवाब तो आयोजक ही देंगे, यानी जो लोग आयोजन कर रहे हैं उन लोगों को जवाब देना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति स्थानीय सांसद है दोस्तों और कोई बड़ा कार्यक्रम उसके संसदीय क्षेत्र में चल रहा है तो उसको बुलाया जाना जरूरी है। अगर आप भी मानते हैं कि यह साफ तौर पर राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत लिया गया फैसला है, जहां पर अवधेश प्रसाद से बीजेपी बदला निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये उनके पूरे समाज के लोगों का अपमान है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश चौथे दिन यात्रा अंबाजी शक्ति पीठ पहुंची दोस्तों। इस दौरान सरकार द्वारा कॉरिडोर के नाम पर लोगों को बेघर किए जाने पर स्थानीय लोग और बेरोजगार लोगों से गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने मुलाकात की है दोस्तों। सीएलपी के लीडर तुषार चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश के अध्यक्ष ने उन लोगों को आश्वासन दिया कि इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं, सरकार की गलत नीति और नियत का मजबूती से मुकाबला करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों गुजरात के अंदर लोगों को जबरदस्त तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर लोग अपनी आवाज भी नहीं उठा पा रहे। 20, 22, 25 साल से बीजेपी की सरकार है दोस्तों और इसीलिए इस बार नाराजगी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। गुजरात के अंदर यात्रा कितने दूर तक आगे बढ़ेगी और किस तरीके की सफलता देखने को मिलेगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल होंगे जैसे कि प्राथमिक रिपोर्ट में बताई गई थी, तो जल्द हो सकता है कि सभी लोग एकजुट होकर यहां नजर आए। जो भी जानकारी आती रहेगी आप तो लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अरुणाचल प्रदेश के एक व्यक्ति के साथ चाइना ने दुर्व्यवहार किया है दोस्तों। आपको बता दें कि एक व्यक्ति है अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला है और वो भारत के पासपोर्ट के साथ में चाइना जाता है, जहां पर चाइना रोक देता है दोस्तों। चाइना अलाउ नहीं करता भारत का पासपोर्ट एक अरुणाचल व्यक्ति के पास में, और इसके बाद कहीं ना कहीं मामला और ज्यादा विवादास्पद हो जाता है दोस्तों। दरअसल प्रेमा की ओर से यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से सीधा यात्रा जापान की करने के लिए संघाई का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। यानी चाइना उतरकर वो जापान जाना चाहते थे, लेकिन चाइना उतरने के लिए संघाई में उतरने के लिए पासपोर्ट जो है भारत का उसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अरुणाचल वासी ने एक यात्रा करने की कोशिश की चाइना में और भारत का पासपोर्ट उसके पास था दोस्तों। यानी चाइना खुलकर अरुणाचल को भारत का हिस्सा मानने से मना करता है दोस्तों। इस तरीके के एक्शन भी लिए जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि बीजेपी की भारत सरकार के पास कोई ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं है जिसके कारण चाइना को बुरी तरीके से घेरा जाए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि चाइना को घेरना ही सबसे ज्यादा उचित तरीका है उसे कंट्रोल करने का, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर छत्तीसगढ़ के सीईओ यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने एक बड़ा दावा किया। वो कहते हैं कि राज्य भर के अंदर 80 मतदान केंद्र के बीएलओ के द्वारा 100% ईएफ डिजिटाइजेशन कर दिया गया, सफलतापूर्वक कर दिया गया। समर्पण, टीम वर्क और समयबद्धता के कारण ही ऐसा होना संभव हो पाया। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो बयान चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी सीईओ छत्तीसगढ़ की ओर से जारी किया गया, तो इस पर अब कांग्रेस पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है दोस्तों। आपको बता दें कि भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव आयोग से
अनुरोध है कि उन सभी 80 मतदान केंद्रों की सूची सार्वजनिक करे जहां पर 100% काम पूरा हो चुका है। वहां की टीम से बाकी लोग प्रेरणा लेंगे। यानी चुनाव आयोग के द्वारा, उसके सीईओ के द्वारा जो डाटा दिया जा रहा है दोस्तों, जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, उन आंकड़ों की जांच पड़ताल करने पर एकदम मामला वैसा ही निकल रहा है। लेकिन अब चुनौती दी गई है तो देखना यह होगा कि क्या उन्हें पूरा भरोसा है चुनाव आयोग को, तो वो लोग क्या पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए चैलेंज को स्वीकार करेंगे। नाम पूछा जा रहा है कि कहां कहां पर आप लोगों ने 100% डिजिटाइजेशन कर दिया है, हम लोग भी चेक करना चाहते हैं। नाम जैसा ही सामने आएगा दोस्तों आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने एक एनडीटीवी पर कार्यक्रम के दौरान एक बयान दिया दोस्तों। इस बयान में संदीप दीक्षित अलग अलग मुद्दों पर राय रख रहे थे। भारत में हुए अटैक यानी लाल किले पर हुए अटैक के मामले को लेकर लगातार अपडेट ले रहे थे और उन्होंने अपना बयान जारी किया दोस्तों, जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और यह दावा करने की कोशिश की गई कि संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि क्यों अल फलाह यूनिवर्सिटी पर छापेमारी की जा रही है, जो आतंकवाद से जुड़ा हुआ यूनिवर्सिटी है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जबकि संदीप दीक्षित ने दूर दूर तक ऐसी कोई बात नहीं की। इस पर संदीप दीक्षित ने जवाब देते हुए एनडीटीवी से कहा कि सरप्राइज टू सी, यानी देखकर एनडीटीवी पर काफी आश्चर्य होता है कि मेरे बयान जो मैंने एएनआई को दिया, उस बयान को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मैंने आतंकवादियों का समर्थन किया है और मैंने अल फलाह यूनिवर्सिटी का समर्थन करना शुरू कर दिया है। जबकि मैंने जो बातें बोली वो ममदानी से जुड़े मामले को लेकर बोली, जिसे अलग तरीके से, अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग संदर्भ में पेश करके दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता संदीप दीक्षित आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इससे ज्यादा तो कुछ इनसे उम्मीद की नहीं जा सकती, क्योंकि इस स्तर पर उतर कर कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। दोस्तों जरूर लिख कर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। इसी तरीके से लगातार बने रहिए, देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, बहुत धन्यवाद।